अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान के साथ मैं हूं मतीउल्लाह जान। आज हम न सिर्फ अपने गिरबान में झांकेंगे बल्कि अपनी हुकूमत और ख़ासकर वजारत इत्तलात की जेबों को भी टटोलेंगे। आजकल बात हो रही है वजारत इत्तलात की खुफिया जेबों की, जिनको हम टटोलने की कोशिश करेंगे। कहा यह जा रहा है कि वजारत इत्तलात चंद खुफिया फंड्स जिसमें अवाम का यानी टैक्स पेयर का पैसा जाता है, उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मीडिया को इस्तेमाल करती है अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ। और अब जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इल्ज़ामात की बौछार है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक फ़ैसले के ज़रिए वजारत इत्तलात के एक खुफिया फ़ंड पे पाबंदी लगा दी है उसके इस्तेमाल पे। हमने देखा इसी तरह एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी मिडास पर भी बहुत से इल्ज़ामात हैं और उनके खिलाफ मुकदमात भी बन चुके हैं। चौधरी निसार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत पैसे का इस्तेमाल करके बहुत सारे टीवी चैनल्स को ख़रीद रही है और बहुत सारे एंकर्स पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। क्या वजारत इत्तलात के पास कोई इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा कोई खुफिया फ़ंड है, और अगर है तो उसका इस्तेमाल क्या होता है? इन सब बातों से मुताल्लिक़ हमें कौन बेहतर बता सकता है सवाए उन लोगों के कि जो इस खुफिया फ़ंड के सरबराह या इंतज़ामी अफसर रहे। आज ऐसे ही एक अफसर हमारे साथ मौजूद हैं अपना अपना गिरबान में, जनाब सैयद अनवर महमूद, जो साबिक़ सेक्रेटरी इत्तलात रहे हैं और ये बड़े एक अहम दौर में सेक्रेटरी इत्तलात रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में सन 2000 से लेकर सन 2008 तक, बीच में कुछ वक्फे के साथ इन्होंने बतौर सेक्रेटरी इत्तलात काम किया और खुफिया फ़ंड के जो रूल्स हैं, जो कवायद व ज़वाबित हैं, उनके मुताबिक इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ सेक्रेटरी इत्तलात ही कर सकता है। आज हम बात करेंगे सैयद अनवर महमूद साहब से। अनवर महमूद साहब, बहुत शुक्रिया अपना अपना गिरबान को वक्त देने का। आप तो देख रहे होंगे कि जो जो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, इल्ज़ामात की एक बौछार है और खुफिया फ़ंड का भी जिक्र हो रहा है। आखिर ये खुफिया फ़ंड है क्या? खुफिया फ़ंड मैंने कल भी कहीं कहा था कि ये एक मिसनॉमर है। असल में ये एक खुसूसी फ़ंड है जो इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ मकासद के लिए। वज़ारत इत्तलात और उसके मातहत जो अदारे हैं, उनके ऐसे अखराजात जिनका रेगुलर बजट में जिनके लिए रकम नहीं मुख्तस होती, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज़ाहिर है कि अब जब एक फ़ंड है और सवाबदीदी फ़ंड, मैं इसको ज़्यादा कहूँगा क्योंकि ये सेक्रेटरीज़ फ़ंड होता कहलाता है, चूँकि सेक्रेटरी की सवाबदीद होती है ये, तो वो फिर उसमें बहुत सारी जो ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिसमें सहाफ़ियों की भी होती हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सहाफ़ी को अगर कोई मदद की जा रही है तो वो किसी ख़राब मकसद से ही, बदनीयती से ही की जा रही हो, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है वो फ़ंड। और सेक्रेटरी उसका मजाज होता है अफसर। अगर रूल्स के मुताबिक जाएं तो वज़ीर का भी उसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए, मगर होता होगा। लेकिन वज़ीर कहते हैं कि भाई इसको देना है, इसको दे दें। किसी क्लब में वो वादा कराते हैं, किसी प्रेस क्लब में देना है, वहाँ दे आते हैं, तो वो जाहिर है कि वो करते हैं। महमूद साहब, बज़ाहिर तो आपने कहा कि ये वो मद है कि जिसका बजट में ख्याल नहीं रखा जाता तो इजाफी रकम हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल। हमारे बजट बनाने वाले एक तो शायद इतने नालायक हैं कि वो इस बात का ख्याल नहीं रखते, तो वो एक सीक्रेट फ़ंड के ज़रिए उन्होंने एक रख दिया है। इसको सीक्रेट फ़ंड क्यों कहा जाता है? इसका नाम क्यों ये रखा गया? इसको इजाफी बजट फ़ंड कह लें, क्यों सीक्रेट फ़ंड रखा गया? ये अब मैं तो इसका मुझे नहीं पता कि इसको क्यों रखा गया, क्योंकि ये बहुत ज़माने से चला आ रहा है। शायद अयूब खान के ज़माने से भी, बल्कि हो सकता है उससे पहले भी चला आ रहा हो, जब अल्ताफ़ गौहर साहब थे सेक्रेटरी और बहुत मशहूर सेक्रेटरी थे अब, तो उनके ज़माने से ये इस किस्म के फ़ंड्स होते रहे। सीक्रेट या खुफिया फ़ंड क्यों कहा जाता है, मैं समझता हूँ इसको स्पेशल फ़ंड कहना चाहिए, क्योंकि इसी के मद में एक और फ़ंड है जिसको स्पेशल फ़ंड कहा भी जाता है। तो ये या तो डिस्क्रिशनरी फ़ंड कहा जाए इसको, या लेकिन बहरहाल ये खुफिया, कानून में खुफिया का लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया गया ना, रूल्स में। हाँ, रूल्स में बिल्कुल यही है। अच्छा, और उसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है सेक्रेटरी को या वजारत को या हुकूमत को, वो ये होता है कि इसकी फिर ऑडिटिंग नॉर्मल तरीके से नहीं होती है। इसका मतलब है कि कुछ तो है ना, दाल में कुछ तो काला है कि आपने इसे ऑडिट से भी मुस्तस्ना करार दे दिया, आपने इसका नाम भी खुफिया रख दिया, तो फिर ये कहना तो काफ़ी नहीं ना कि ये सिर्फ हंगामी अखराजात के लिए। नहीं, मैं ये तो गलत होगा। ये मैंने नहीं कहा कि सिर्फ हंगामी, लेकिन
हंगामी अखराजात ज़्यादातर इसी मद से होते हैं। लेकिन क्या होते हैं? मसलन देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूँ अपने ज़माने में। परवेज़ मुशर्रफ साहब आगरा और दिल्ली गए और ये बहुत ही अहम एक विज़िट था, दौरा था पाकिस्तान के लिए। हमारे उस अब तो शुद्ध बेहतर हालात हो गए हमारे मीडिया के, लेकिन ये 2001 2002 में भी हालात ये थे कि हमारे अखबारात और हमारे मीडिया वाले भेजना नहीं चाहते थे अपने अखराजात पर, अपने ख़र्चे पे अपने नुमाइंदों को भेजना नहीं चाहते थे। अब हम हिंदुस्तान जा रहे हैं, वहाँ पर पूरा हिंदुस्तान का मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होता और हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं होती। तो हमने ये सोचा कि हम अखबारात से पूछें, मीडिया से पूछें कि भाई आप भेजेंगे? उनका यहाँ भेजेंगे मगर हम ख़र्चा नहीं करेंगे, आप पैसे दें। तो फिर हमने भेजा। कैसे? उनको टिकट दिए। कहाँ से? उसी फंड से, खुफिया फंड से। जी। इन सहाफ़ियों ये जो गैर मुल्की दौरे करते हैं, ये खुफिया फंड भी इस काम के लिए इस्तेमाल होता है? खुफिया फंड बिल्कुल इस्तेमाल होता है। कायरा साहब ने भी पिछले दिनों कहा कि बहुत सारे ऐसे दौरे होते हैं जिस पर हमें खुफिया फंड से पैसे, चूँकि जो हमारा बजट होता है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है या एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है, उनके बजट इतने थोड़े होते हैं, उसमें ये गुंजाइश ही नहीं होती है कि ये अख्तराजात वहाँ से किए जाएं। इसका मतलब है इसका नाम आप बरकरार रख के मीडिया और सहाफ़ियों को ब्लैकमेल करने के लिए इसका नाम रखा हुआ है, तब्दील नहीं किया जा रहा, ताकि वो अपनी बदनामी के खौफ से आपकी मर्जी का एजेंडा तय करें। ये भी तो मुमकिन है। और सहाफ़ी ब्लैकमेल नहीं होते। कौन सहाफ़ी चाहेगा कि उस पर यह इल्ज़ाम लगे कि उसने खुफिया फंड से दौरा किया? नहीं, मगर ये सुनना चाहेगा। लेकिन देखिए, जब 50, 60, 70 मीडिया के लोग जा रहे हों तो वो कोई ऐसी बात नहीं है किसी एक, या तो हो ना कि किसी एक को भेजा गया, 100 में से 99 चले गए अपने अखराजात पर और एक जो था उसके साथ 50, 60, 70 सहाफ़ी अगर कोई गलत हरकत कर रहे हैं तो वो इज्जत की बात गलत नहीं है। देखिए, उनके अदारों की इजाज़त से वो गए हैं और अदारे अगर पैसे नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करें? क्या इदारों को पता होता है जी कि आप खुफिया फंड से ये इस्तेमाल करेंगे? ये इस किस्म के जितने दौरे होते हैं वो जाहिर है कि कोई मालिकान को पता होता है। मालिकान की इजाजत के बगैर तो जा ही नहीं सकते वो। नहीं, मालिकान को इसका पता होता है कि ये खुफिया फंड से खर्च करेंगे। ये मैं नहीं कह सकता कि उनको ये पता है कि किस फंड से, उनको ये पता होता है कि सरकारी फंड से। नहीं तो जर्नलिस्ट को पता होता है कि ये सीक्रेट फंड से पैसे मिल रहे हैं। उनको पैसे दिए किस तरह जाते हैं? ये उनको पता है कि नहीं, मुझे नहीं इसका मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन अक्सर को पता होता होगा, कुछ को नहीं पता होता होगा। उनको पैसे कैश में दिए जाते हैं, जाहिर है कोई चेक तो नहीं दिया जाता है। लेट्स से कि अगर यूके गया है एक डेलीगेशन, तो एवरेज क्या अमाउंट दी जाती है जर्नलिस्ट को और किस मद में दी जाती है? देखिए, अगर वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ जा रहे हैं तो और अलहदा जा रहे हैं, उसी जहाज़ में नहीं जा रहे हैं, तो उनके एयरलाइन के टिकट के पैसे दिए जाते हैं। टिकट ख़रीद कर दिया जाता है, टिकट के पैसे नहीं बल्कि टिकट दिया जाता है। इसी तरह से वहाँ के होटल के अखराजात जो हैं वो दिए जाते हैं। कुछ डेली अलाउंस जो होता है एंटाइटलमेंट के मुताबिक, डेली अलाउंस वो भी कैश में, डॉलर्स में या पाउंड्स में, जो भी फॉरेन एक्सचेंज वो जर्नलिस्ट को दिया जाता है। अंदाज़न अगर एक हफ्ते का विजिट हो तो कितना डॉलर्स दे देते हैं? देखिए, ये तो हर मुल्क के ऊपर, हर मुल्क का मुख्तलिफ रेट है। यूके का लेट्स से मिसाल तो मुझे तो ऑफ हैंड याद नहीं कि क्या कितना पाउंड रोजाना रेट लेकिन होता होगा, $1000 लेकिन नहीं, वो जब आप होटल अकोमोडेशन देते हैं ना, तो फिर जो डेली अलाउंस है वो 1/3 रह जाता है, वो कम हो जाता है। तो इसलिए मुझे फिगर्स तो नहीं याद, लेकिन जब भी फॉरेन विजिट्स अरेंज होते हैं प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो चूँकि नॉर्मल बजट में पैसे होते नहीं हैं महकमों में, तो फिर वो इसी फंड को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इदारे जो हैं उनके खाने पीने के पैसे भी सच नहीं देते, रोज़मर्रा की जो छोटे मोटे अखराजात हैं, होटल और टिकट तो देते ही नहीं, तो ये जो पर डे डीएम होता है या टीएडीए होता है या डेली अलाउंस होता है, ये भी नहीं देते इदारे? अक्सर अदारे, मैं अपने वक्त की बात कर रहा हूँ, और उस ज़माने में आज की अफ्लुएंस नहीं था जो इस वक्त है। माशाल्लाह से मीडिया तो अब इस वक्त बहुत अफ्लुएंट है, तो उस वक्त तो हालात और थे। 3-4 बड़े अदारों के अलावा बाकी छोटे थे अदारे। कौन कौन से अदारे तो, अपने खर्चे पे साफ़ी को भेजते हैं? कौन कौन से? देखिए, मैं मुनासिब नहीं है कि मैं किसी एक का नाम लूँ, लेकिन हैं कुछ अदारे हैं जो कि भेजते, अब तो खैर ज़्यादा शायद भेजते होंगे, चूँकि अब काफ़ी कमर्शियल रेवेन्यूज़ माशाल्लाह से बहुत आ रहे हैं और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़ बहुत आ रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में जो बड़े अदारे थे वो भी नहीं भेजते थे और हमारी नुमाइंदगी नहीं होती थी। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वजह से कि वहाँ हमारी नुमाइंदगी हो फ़ॉरेन ममालिक में जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो इसके लिए फिर हुकूमत ये कहती थी कि अच्छा जी, हम खर्चा दे देंगे, आप भेज दें। और
फंड से वो, और फिर उस फंड से उसको, क्योंकि बजट में पैसे बजट नहीं होते। ब्रेक लेते हैं। अनवर महमूद साहब, हम बात कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इत्तलात, जो तकरीबन 8 साल तक जनरल मुशर्रफ के सेक्रेटरी इत्तलात रहे। बहुत मुश्किल वक्त था और शायद मीडिया के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त था। हम छोटी सी ब्रेक के बाद इनसे बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। अपना अपना गिरबान में आज हमारे मेहमान हैं जनरल मुशर्रफ के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात सैयद अनवर महमूद साहब। अनवर महमूद साहब, ये जो बातें हो रही हैं सीक्रेट फंड की और सहाफ़ियों को खुश करने की, तो क्या तरीका क्या होता है? कोई फहरिस्त बनती है, कोई रजिस्टर होता है, कोई इसका जांच पड़ताल होती है? इसका मैं इस पर ज़रूर आपको जो कुछ मेरे इल्म में बताऊँ, लेकिन मैं बार बार, आप चूँकि मुझे कहते हैं कि मैं जनरल मुशर्रफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था, जो मैं था, लेकिन मैं आप दौर में ये आने नहीं, मैं ये भी वजाहत करना चाहता हूँ कि बहैसियत सरकारी मुलाजिम मैं नवाज शरीफ साहब का भी प्रेस सेक्रेटरी रहा हूँ, मोहम्मद खान जुनैजो साहब का भी प्रेस सेक्रेटरी रहा हूँ, और बेनज़ीर साहब के दौर में मैंने आसिफ ज़रदारी साहब के लिए भी काम किया। तो ये मेरा एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आई हैव सर्व्ड मेनी गवर्नमेंट्स, नॉट जस्ट जनरल मुशर्रफ, बट ऑफ कोर्स आई वाज द फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बिफोर यू रिटायर्ड लास्ट आपकी पोजीशन। जी हाँ, बिल्कुल, उनके दौर में। अब आगे बात, कोई फहरिस्त, कोई रजिस्टर, खुफिया फंड की कोई रिकॉर्ड? जी, उसका ये होता है, पहली बात तो ये कि जो 1 करोड़ 20 लाख की बात हो रही है SSE में जो आता है, वो एक मुश्त नहीं आता, वो क्वार्टरली आता है। साल में 4 दफ़ा 3-3 महीने के बाद जब पैसे आते हैं, अगर 1 करोड़ 20 है तो 30 लाख रुपए पहले क्वार्टर में आया, फिर सेक्रेटरी को 3 महीने के बाद एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है AGPR को कि ये पैसे आए थे और ये जायज़ तरीके से खर्च हो गए। बस वन लाइन और कोई तफसील नहीं। ही हैज़ टू सर्टिफाई, नहीं, उसको तफसील नहीं कोई ऑडिट नहीं है, तो सीक्रेट है ना, फिर ऑडिट तो है नहीं उसका। हाँ, ऑडिट हो सकता है उसका, अगर हुकूमत समझे कि इसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है या मिसयूज हो रहा है। आज तो वज़ीर आज़म मिसयूज की शिकायत नहीं हुई और कोई इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। 1-2 दफ़ा शायद हुई है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि फिर वो सिर्फ उसका मजाज है वज़ीर आज़म, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर उसकी इंक्वायरी ऑडिट उसका करवा सकता है, जिसके लिए फिर वज़ीर आज़म किसी और फेडरल सेक्रेटरी को नामज़द करता है। वो फेडरल सेक्रेटरी फिर आकर के उस फंड की ऑडिट करते हैं। आज तक और वो 1-8 दफ़ा हुआ है मेरे ख्याल से, मगर मेरे ज़माने में तो नहीं हुआ, लेकिन मुझसे पहले शायद कभी हुआ है। क्या वाक़या था? नहीं, वाक़या नहीं, वो मैंने जहाँ तक सुना है कि वो ये हुआ था कि सेक्रेटरी और वज़ीर जो थे उस वक्त के, उनके दरमियान में कुछ इख्तलाफ हुआ, तो फिर उसके नतीजे में जब बात वज़ीर आज़म तक पहुँची या सदर तक पहुँची तो उन्होंने उसका ऑडिट करवाया। और लेकिन ये बहुत रेयर होता है। क्या निकला उसमें से मुझे नहीं मालूम, चूँकि मैंने अपने आपके वज़ीर इत्तलात के दरमियान कभी इस मामले पे कोई? मेरे वज़ीर इत्तलात 3 रहे हैं जी। 2 अदवार में मैंने 2 दफ़ा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूँ। एक मेरे शेख रशीद साहब थे। शेख साहब के साथ मेरे ताल्लुकात जैसे भी रहे होंगे, कभी इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन सीक्रेट फ़ंड के मामले में कभी हमारा कोई इख्तलाफ। वज़ीर का कोई अमल दखल नहीं? वज़ीर का रूल्स में कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन जब आप काम, वो वज़ीर है और आप सेक्रेटरी हैं, तो ज़ाहिर है फिर मिलजुल करके काम करते हैं। किस किस्म की रिक्वेस्ट शेख साहब भेजते थे कि पैसे इसको दे दो? किस सहाफ़ियों को? क्यों? चूँकि अब ये भी होता था, देखिए ना, कि कई दफ़ा होता है कि कोई है, मुझे याद है कि कोई बीमार हो गया, उन्होंने कहा कि इसकी बहुत शदीद हालत, माली हालत सही नहीं है, इसको ज़रूरत है इलाज मुआवजे के लिए, इसको इतने दे दें। कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, उनका कि इसको इतने पैसे भिजवा दें। ये भी हुआ है कि मेरे ज़माने में ख़ास तौर पर, और हम इसका रिकॉर्ड रखते थे, कोई भी सहाफ़ी की अगर उसकी कोई इंतकाल हो गया दौरान मुलाजमत, उसकी बेवा को हम हर महीने पेंशन भेजते थे, उसके बच्चों के स्कूल की तालीम के लिए हम देते थे। बाईपास कराना है, बहुत ख़र्चा होता है, लाखों में होता है, उसके पैसे हम देते थे। गुर्दे, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसके पैसे हम देते थे, तो उसी फंड से देते थे। तो इस फंड को सीक्रेट नाम क्यों रखा? नहीं, ये इतने अच्छे काम के लिए इतना बुरा नाम? ये मैंने नहीं रखा, लेकिन और मैं ये बताऊं, आपके जो मुख्तलिफ नुमाइंदा तंजीमें हैं, यूनियन लीडर्स हैं, उसमें शौकत परवेज़ साहब हैं, उसमें नवाज़ रज़ा साहब हैं, उसमें CR शमसी साहब हैं, फौजिया हैं, ये जब मेरे पास आते थे तो ये जेन्युइन केसेस के साथ कि ये वाकई कोई मुस्तहक है, उसको ज़रूरत है। उनको पता होता था कि ये आप सीक्रेट फंड से दे रहे हैं? जी, ज़ाहिर है, और कोई फ़ंड तो होता नहीं है ना।
प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास कोई और या वजारत के पास कोई इस मद में कोई पैसे नहीं होते हैं, तो वो जो आपके पास जवाबदेही सील जरूर देखें या सीक्रेट फंड के उसी से दिया जाता तो है। इसकी लिस्ट या रजिस्टर है जो नाम कहीं वो लिस्ट मेंटेन होती है, सेक्रेटरी के ऑफिस में मेंटेन किया जाता है, लेकिन उसको पब्लिक नहीं, उसकी तशहीर नहीं होती है, वो खुफिया ही रखा जाता है और उसको फिर साल 2 साल 4 साल पर अगर पार्लियामेंट आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगे तो आप देंगे? मौजूदा रूल्स ऑफ बिजनेस में पार्लियामेंट मजाज नहीं है। इसी तरह जिस तरह आप आईबी के फंड्स होते हैं, आईबी के फंड्स तो ऑडिट नहीं होते ना, जो उनके जो सीक्रेट फंड्स होते हैं नहीं ऑडिट होते हैं ना, वो उसमें असेंबली में पूछा जाता है उसका। और भी हमारी जो एजेंसीज के फंड्स होते हैं, खुफिया फंड तो खुफिया ही है ना। खुफिया, आपने मिनिस्टर्स की बात की, सेनेटर निसार महमद साहब भी आपके मिनिस्टर रहे हैं, उनके हवाले से वो बड़े कॉन्शियस थे इस चीज़ के हवाले से भी काफ़ी, और हम साफ़ी भी इस हवाले से थोड़ा सी सूझबूझ रखते हैं, तो उनका क्या अप्रोच थी? उनके साथ आपकी सीक्रेट फंड के हवाले से कैसी रिलेशनशिप? निसार महमद साहब मेरे 2 दफ़ा वज़ीर रहे। एक तो जब मैं पहले सेक्रेटरी था तो उस वक्त वो आए इलेक्शन से पहले 2002 से, और उसके बाद जब ये आखिरी दौर में भी वो केयर टेकर गवर्नमेंट जब बनी तो उसमें भी आए वो। तो आखिरी दौर में उन्होंने काफ़ी प्रेस क्लब्स वगैरह के हवाले से सिंध में भी, ठट्ठा और अजला में जाते रहे वो, पंजाब में भी कुछ अजला में गए तो वो कहते थे कि 5 लाख इस प्रेस क्लब को दे दें या 10 लाख इस प्रेस क्लब को दे दें, तो वो हम उसी फंड से, ज़ाहिर और तो कोई बजट होता नहीं, उसी फंड से देते थे। लेकिन कभी उन्होंने ये भी ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो देखना चाहें अगर कि भाई पिछले 5 साल में 10 साल में किसको क्या दिया गया, तो इतना पुराना रिकॉर्ड तो होता नहीं है। तो मैंने उनको जब भी तो मैंने उनको यही समझाया कि रूल्स ऑफ बिज़नेस में भी ये नहीं है, और मैंने ख़ुद जब मैं सेक्रेटरी था तो मैंने कभी नहीं पूछा कि मेरे जो प्रेडिसेसर्स थे, मुझसे पहले जो सेक्रेटरीज थे, उन्होंने उस खर्च को कैसे, उस पैसे को कैसे खर्च किया, क्योंकि वो उनकी सवाबदीद पर था, उनको दिया गया था, उनकी जिम्मेदारी थी। आप चाहेंगे कि आपसे बाद आने वाला कोई आपका रिकॉर्ड मेरा चाहे तो ज़रूर देख ले, एथिकली ना मुझे देखना चाहिए पिछले वाले का, ना अगले वाले को पिछले वाले का, लेकिन अगर कोई देखना चाहे और रिकॉर्ड इस वक्त तक है तो वो जरूर देख ले। इसमें एथिक्स का क्या मसला है? एथिक्स इसलिए है, टैक्स का पैसा है। नहीं, आप इसको खुफिया नाम पे जो है खुफिया क्यों रख रहे हैं? किसी की मदद हुई है, खुफिया मैंने किसी को ज़कात का पैसा दे रहे हैं, तो इसमें खुफिया क्यों रखना? मैं तो कहता हूँ कि नहीं रखा जाए, इसको सवाबदीदी फंड कह दिया जाए। इसका नाजायज इस्तेमाल होता है कि नहीं होता, ये बताएं। मैं अपने प्रेडिसेसर्स का या अपने सक्सेसर का नहीं कह सकता। आप अपनी बात नहीं, मैंने कोई नाजायज, आपने किसी को नाजायज इस्तेमाल नहीं, उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसके लिए वो पैसे दिए गए थे। लोगों को खुश करने के लिए, साफियों को, उनसे अच्छी खबरें छपवाने के लिए, हुकूमत का प्रोपेगेंडा छपवाने के लिए। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे चूँकि देखा, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा जो करियर है इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से शुरू हुआ था, तो मेरे जो ज़ाती ताल्लुकात हैं उसमें मुझे पैसे दे करके किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं पैसे दे करके और खबर छपवाऊँ। सारे काम लेकिन ताल्लुकात पे तो नहीं होते। नहीं, मगर जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आज भी ए कप ऑफ टी डज वर्क, लेकिन जहाँ पर ज़रूर मैं समझता था कि अगर कोई सहाफ़ी है वो वाकई ज़रूरतमंद है, उसकी तो उसको भीख दे दी, नहीं भीख उसको खैरात दे दी, नहीं खैरात ज़कात समझ के दे दिया। तो वो है ना कि अगर वो खुद मांगे और उसको कहे कि जी मुझे खैरात चाहिए, तो खुद मांगते नहीं है साफ़ी। देखिए वो बहुत कम ऐसे साफ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि मांगते हैं, इक्का दुक्का ऐसे होंगे जो कि आपको आके कहेंगे जी मुझे जरूरत है, और आपने दिए भी, अक्सर ऐसे होते हैं, आपने दिए भी हैं। कोई ऐसा आया होगा जिसने मांगा होगा तो जरूर दिया होगा। लेकिन कितनी अमाउंट तकरीबन आपने दी होगी? अगर मुझे तो किसी को याद नहीं, किसी को 5 लाख 10 लाख नहीं, इतनी बड़ी रकम किसी को नहीं दी जाती थी, 1 लाख 2 लाख। क्या तवक्को क्या करते हैं सर जब आप इस फंड से किसी साफ़ी की मदद करते हैं, चाहे कितना ही मजबूर क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा सवाब आप क्यों ना कमा रहे हो, क्या तवक्को होती है? मैं नहीं कमा रहा होता, क्योंकि वो फंड इसीलिए काम के लिए होता है। इस तो गलत अब काम आप के लिए नहीं, गलत नहीं है। अगर कोई देखिए कोई बीमार हो गया है, उसके 3-4 लाख रुपए बाईपास में तो सर उसको खुफिया क्यों देते हैं आप लोग? अलल ऐलान दें अगर ये नेक काम तो अलल ऐलान भी दिया जाता है बाकायदा जाकर के। तो फिर इस फंड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वजीर, चूंकि कोई और फंड है नहीं इस काम के लिए। देखिए बहुत दफा ऐसा हुआ है कि आपकी तंजीमों को चेक दिया गया है और उन्होंने जाकर के आगे दिया है और उनको यहाँ से लेकर गए और जाकर के उन्होंने जो अहमद मीर साहब जो मारूफ एंकर हैं, अफसार आलम हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट में गए और क्या सीक्रेट फंड को बंद होना चाहिए, तो
तो आपके सहाफ़ियों के तो ये ख्वाहिश है कि सीक्रेट फंड होना ही नहीं चाहिए। आप कहते हैं कि सहाफ़ी खुद आके चेक लेकर जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सहाफ़ी सारे आकर के ले यूनियन लीडर आपने कहा ना। नहीं, वो तो लेके जाते थे अपने लिए नहीं, वो लेकर जाते थे अपने किसी साथी के लिए, उसकी बेवा के लिए या उसके बच्चों की तालीम के लिए। कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए सीक्रेट फंड। तो ना हो, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि हो, लेकिन जब है तो उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। अगर कोई मिसयूज करे तो वो फिर वो उसका दीन ईमान जाने, लेकिन जब तक ये फंड है तो उसका इस्तेमाल तो होगा ना। अब जबकि इलेक्शंस भी करीब हैं और इल्ज़ाम चौधरी साहब फिर वो लगा रहे हैं कि खास सेल है और पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, और ये सीक्रेट फंड सिर्फ एक वजारत के तो नहीं है। नहीं, बहुत सारे वजारतें हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री में फ़ंड होता है, फॉरेन सेक्रेटरी के पास फंड्स होते हैं, एम्बेसडर्स के पास फंड्स होते हैं जो कि अनऑडिटेड होते हैं, और ये इनकी रकम अरबों रुपए में होगी। सब सारों को मजमूई तौर पर मिला लिया जाए तो यकीनन अरबों की होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सैयद अनवर महमूद से हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक अपना अपना गिरबान। आज हम अपनी जेबें भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। ताल्लुकात की बात हो रही है, वज़ारत इत्तलात और सहाफ़ियों के दरमियान बात हो रही है खुफिया फ़ंड की। सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे आरसी तौर पे जिसके इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी इत्तलात और नशियात जनाब सैयद अनवर महमूद साहब। अनवर महमूद साहब, आपके एक वजारत के एक महकमा है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के ज़रिए अखबारात में जो है जाली नामों से हुकूमत के हक़ में आर्टिकल भी छपवाए जाते हैं, जिनको हम घोस्ट राइटर्स कहते हैं, निक नेम के साथ लिखे जाते हैं, और सरकार के पैसे से, आवाम के टैक्स पेयर मनी से जाली नामों से सरकार के हक़ में आपका ये इदारा आर्टिकल छपवाता है और बाकायदा फ़हरिस्तें और चेक के ज़रिए पेमेंट्स भी होती हैं। आखिर ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? ये देखिए, ताली तो दोनों हाथों से बचती है ना। जो छपवा रहा है वो भी ज़िम्मेदार है, जो छाप रहा है वो भी ज़िम्मेदार है। तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ जो छपवा रहा है उसी को ज़िम्मेदार ठहराया जाए। ये मसला हल हो सकता है अगर जो छाप रहे हैं वो कहें कि जी हम बेनामी नहीं छापेंगे, हम घोस्ट राइटर्स को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप नाम दें, XYZ अलिफ बे पे जिसका भी नाम है वो अपना नाम दे, उसका नाम दें, उसके नाम से छपवाया जाए। उसको पैसे अगर हुकूमत दे रही है लिखने के, तो इसमें कोई मजाका नहीं है, चूँकि बहुत दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें अखबार कहते हैं कि जी हम अपने तौर पर नहीं छापेंगे, हाँ आप कोई मजमून भेज दें तो हम दूसरों के व्यूज़ छापते हैं, दूसरों आपके भी व्यूज़ छाप देंगे। तो जब किसी से लिखवाया जाएगा तो उसको उसके उजरत दी जाएगी। तो ये सच है कि सरकार जो है पैसे देकर कुछ सहाफ़ियों से अपने हक़ में आर्टिकल लिखवाती है। अब सहाफ़ी हैं या घोस्ट राइटर्स हैं, आपने घोस्ट राइटर्स कहा है ना, सहाफ़ी भी है ना, हो सकता है उसमें सहाफ़ी भी नहीं। आप सेक्रेटरी इत्तलात रहे हैं, ये झूठ है कि कुछ सहाफ़ी भी लिखते हैं पैसे लेकर? नहीं, सहाफ़ी लिखते होंगे। मैं तो इस वक्त कह रहा हूँ आपसे कि मैं सहाफ़ी से लिखवाऊँ या किसी टीचर से लिखवाऊँ या किसी प्रोफेसर से लिखवाऊँ। आपके दौर में लिखते थे या नहीं, ये बताइए। मेरे दौर में रिकॉर्ड की बात है, चीजें छपे हुए आर्टिकल नहीं, मेरे दौर में बिल्कुल लिखते थे, पहले भी लिखते थे, मेरे दौर में भी लिखते थे, आज भी लिखे जा रहे हैं। इसका हल यही है कि ये गैर अखलाकी बात है या नहीं? घोस्ट राइटिंग, लोग किताबें घोस्ट राइटर्स की लिखी जाती है, घोस्ट राइटर होती है। अवाम का पैसा इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह करने के लिए ये क्यों इस तरह गुमराह क्यों कहते हैं आप? अगर हुकूमत अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की तशहीर कर रही है उन मज़ामीन के जरिए, हुकूमत उसमें बैठ करके नाम बदलने के लिए क्यों, नाम बदल कर क्यों? आप यही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ छापा जा रहा है, अखबारात या जरायद जो हैं वो कहें कि जी हम किसी बेनामी से नहीं आप मजमून भेजें, जिसने भी लिखा उसका असल नाम लिखा जाए। सब अखबार छापते हैं, सब छापते हैं। कोई एक अखबार जो ना छापता हो इस तरह के आर्टिकल? मैं नहीं कह सकता कि कोई एक अखबार ऐसा हो, शायद हो सकता है एक दो अखबार ऐसे हों, अंग्रेजी हो सकता है, मगर आपके ख्याल में कोई ऐसा नहीं है जो ना छापता हो? नहीं, एक आध अखबार ऐसे हैं जो छापते तो सब हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई एक अखबार ऐसे भी हैं, दो चार हैं, बड़े ज़्यादा नहीं है, जो कहते हैं कि जी नहीं असली नाम से भेजिए। और उन्हें पता होता है कि ये जो आर्टिकल आ रहा है इसकी पेमेंट की गई है हुकूमत की तरफ से, उन्हें पता होता है इस बात? तो जाहिर के गवर्नमेंट खब किसी से लिखवा रही है तो उसको पेमेंट कर रही होगी ना। और आपका जो आर्टिकल जाता है PID की तरफ से, वो इश्तिहार के साथ लग के भी जाता है कभी कभी? नहीं,
इश्तहार के साथ रख करके नहीं जाता। मेरे इल्म नहीं कि इश्तहार के साथ मजमून भेजा जाता होगा। आपके इल्म में नहीं है ये बात? नहीं, इश्तहार के साथ मैंने तो कभी नहीं किया। आपने सुना भी नहीं है कभी बात कैसा होता है? देखिए, मैं उस प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप उसके हेड भी रहे? उसका 2 दफा 3 दफा मैं हेड रहा हूँ। इश्तहार के साथ कभी आर्टिकल नहीं? इश्तहार के साथ मैंने कभी आर्टिकल नहीं भेजा। लेकिन आपके इल्म में है कि ऐसा होता है? अगर अब आज होता है तो मैं नहीं जानता हूँ। और आप ये भी कहते हैं कि अखबार वालों को पता होता है कि ये शख्स ने पैसे लेके ये काम किया, लिखा है तज्जिया, ये पता होता है अखबार वालों को? तो जाहिर है, देखिए, जब कोई अखबार के पास एक मजमून जा रहा है और किसी डिपार्टमेंट से, हुकूमत की तरफ से आ रहा है, तो किसी ने लिखा होगा ना, तो उनको ये पता नहीं होगा कि किसी से लिखवाया गया है। और इस काम के लिए ये फंड इस्तेमाल किया जाता है, सीक्रेट फंड, स्पेशल पब्लिसिटी नहीं, इसके लिए तो इसके लिए ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसके लिए प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बजट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इस काम के लिए भी पैसे इस्तेमाल करती है? हाँ, करती है। आपके ख्याल में इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि अखबारात कहें कि जी, चूंकि कोई इसमें हर्ज नहीं है, प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू तो हर तरफ से आना चाहिए ना, पैसे लेकर। और अखबारात भी नहीं, पैसे लेकर के अपना इंटेलेक्ट, गवर्नमेंट को पैसे लेके गवर्नमेंट की तारीफ करना, एक इश्तिहार जो छपना चाहिए था, लोगों को आर्टिकल की शक्ल में गुमराह कर रहे हैं आप, उसको इश्तिहार में दे दें। आप जिसको गुमराह कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हुकूमत की अगर कोई पॉलिसी है, उसको गवर्नमेंट उसको तशहीर, ये गैर अखलाकी हरकत है या नहीं, ये बताएं सर। अवाम को आप ये तासुर दे रहे हैं कि ये आदमी आज़ादाना तौर पे ये लिख रहा है, और आप अवाम से छुपा भी रहे हैं उसका नाम, और ये भी छुपा रहे हैं अवाम से कि उसको कितने पैसे मिलते हैं। देखें, अगर ये गैर अखलाकी है, ये गैर अखलाकी है, तो इसमें दोनों मुलव्वस, दोनों, हुकूमत भी और जो छापता है वो भी। नहीं, घोस्ट राइटर नहीं, जहाँ छपता है वो भी ना, उनको तो पता है। जो अखबार वाले छापते हैं वो भी। इसका हल यही है कि घोस्ट राइटिंग को खत्म करके वो कहें कि भाई जिसने लिखा है उसका नाम छापा जाए। तो इसमें कोई मजाका नहीं है, चूंकि हर एक को हक है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया में लेकर के आए, और मीडिया सबको अकोमोडेट करता है। अच्छा, मैं मुझसे हम एक और अहम पहलू जो मीडिया और हुकूमत के ताल्लुकात का है, और उसमें माली मुनफियत भी होती है, फ़ायदे का भी एक लालच होती है। उसमें बड़े बड़े सहाफ़ी जो आप देख रहे हैं, उनमें से बहुत से सहाफ़ी जो हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में आपकी हुकूमत के वज़ीर भी रहे। पंजाब में मुबशर लुकमान साहब मिनिस्टर रहे, आपके एडवाइज़र भी रहे। तो अब तारीख़ का एक अहम गवाह होने की हैसियत से ये सब कुछ कैसे हुआ? आप सेक्रेटरी इत्तलात थे जब मुबशर लुकमान साहब भी एडवाइज़र तैनात किए गए इलेक्शन से चंद रोज़ पहले। ये सब कैसे हुआ? थोड़ा सा एक तारीखी गवाह के तौर पे कोई बताएंगे, ये मुमकिन कैसे होता है? क्या ये खुद ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है साफ़ियों की तरफ? मेरी ज़ाती राय उस वक्त भी ये थी और आज भी ये है कि वो गलत हुआ। और वो इलेक्शन से 5-6 दिन पहले ये अपॉइंटमेंट हुआ। किसकी बात कर रहे हैं? आपने जिनका नाम लिया, मुबशर लुकमान साहब। वो मुझे उस वक्त के जो केयरटेकर वज़ीर थे निसार मेमन साहब, उन्होंने मुझे कहा कि इनकी समरी बना के भेजी जाए। मैंने उनको कहा कि ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रेसिडेंट से बात हो चुकी है मेरी। मैंने प्रेसिडेंट साहब से बात की, एक दिन रोके रखा, दूसरे दिन प्रेसिडेंट साहब की कॉल बैक आई। उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है? मैंने कहा जी ये मुबशर लुकमान साहब की अपॉइंटमेंट की बात है, इलेक्शन से चंद दिन पहले मुनासिब नहीं लगता। वो कुछ देर के लिए तो खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने कमिट कर दिया है और मैंने उनको बता भी दिया है, तो अब वो ठीक है, निसार मेमन जो कह रहे हैं आप कर दें। तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, जो कि मुझे अपने एक जो मेरा व्यू था वो पहुंचाना चाहिए था मुझे हुकूमत को, वो मैंने पहुंचा दिया। लेकिन फिर चूँकि मैं ओवररूल हुआ तो फिर मैंने समरी भेज दी। तुम 4-5 दिनों में क्या कर लिया आपके एडवाइज़र साहब ने? क्या कर सकते थे? कोई भी उस 4-5 दिन में क्या कर सकता था? और फिर बाद में चंद दिनों के बाद वो उनको आधा छोड़ना पड़ा। तो हुकूमतें बहुत सारी। आपकी मुलाकात हुई उस अरसे में उनसे? जी जी, यकीनन हुई। तो क्या मतलब चाहते क्या थे 5 दिनों में, क्या करना चाह रहे थे? बस उनका ख्याल था, या उनके जिन्होंने अपॉइंट किया था उनका ख्याल था कि शायद वो PTV की कारकर्दगी को बेहतर कर सकेंगे। यूँ तो बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं, तलत हुसैन भी पाकिस्तान टेलीविज़न में उन्होंने काम किया बहुत पहले, जब कोई और प्राइवेट मीडिया नहीं था। मैंने खुद भी पाकिस्तान टेलीविज़न में आपके दौर में ही ज्वाइन किया था। मुझे बड़ी खुशी है और मैं आई टेक सम प्राइड कि आप जैसे लोगों को, तलत हुसैन इज़ नो डाउट ही इज़ प्राइड ऑफ द इंडस्ट्री टुडे। और उस वक्त जबकि कहा जाता है कि एक डिक्टेटर था, मिलिट्री रूल था, उस वक्त तो इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, लेकिन PTV वर्ल्ड के नाम से जब हमने लॉन्च किया न्यूज़ चैनल, तो तलत हुसैन साहब को लेकर के आया और उनको तमाम तर इख्तियारात दिए गए। बदकिस्मती से बाद में इलेक्शंस के बाद मिनिस्टर साहब के साथ नहीं बनी। अच्छा, आपको कैसा लगता है कि
जब हम सहाफ़ी जनरल मुशर्रफ के दौर में PTV में काम करते थे, और आज हम में से ही कुछ लोग जनरल मुशर्रफ को डिक्टेटर, आमर और हम सब कुछ कहते हैं, तो आपके बतौर ब्यूरोक्रेट आपकी क्या फीलिंग होती है कि क्या ये आपकी नज़र में ये दुरुस्त है और सहाफ़ी का ये हक़ बनता है ये सब कुछ करना, या वो सहाफ़ी जो उस दौर में PTV में रहे हैं वो बाद में वो आज़ाद सहाफ़त के अलमबरदार बनने का हक़ नहीं रखते? नहीं, कोई हर एक को हक़ है, क्यों नहीं हक़ है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे या मिलिट्री रूलर थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं उनको कहता भी था कि जी आप मिलिट्री रूलर हैं, इफ़ यू वांट टू बी ए डेमोक्रेट यू विल नेवर बी वन, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज ए मिलिट्री रूलर तारीख में। हाँ, लेकिन 2002 में पिमरा बना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज़ाद किया गया और निजी शोबे में दिया गया, उनके दौर में हुआ ये जो, और वो पछताए भी बहुत होंगे। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ लाया गया, जैसा भी था लूला लंगड़ा उनके ज़माने में लाया गया, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन उनके ज़माने में लाया गया, के जरिए प्रेस काउंसिल उनके ज़माने में बनी, जो आज तक उसने कुछ नहीं किया, पब्लिकेशंस लॉ उनके, तो ये सारी चीज़ें 2002 में इलेक्शन से पहले हुई और उस शख्स ने दी जो कि एक मिलिट्री रूलर। उनको पछतावा था ये सब कुछ करने? उनको पछतावा नहीं था, लेकिन आई मस्ट से टू हिज क्रेडिट कि टिल द लास्ट डे, लेकिन जो 2007 में जो कुछ पाबंदियां लगीं, कुछ एंकर्स पर पाबंदियां लगीं, कुछ चैनल्स के साथ जो कुछ हुआ वो सही नहीं था। वो उन्होंने किया, किसके मशवरे पर किया वो मैंने उनसे नहीं पूछा, लेकिन वो सही नहीं था एंड ही लेटर ऑन रिग्रेटेड कि ये नहीं होना चाहिए। बाद में जब आप सेक्रेटरी इत्तलाफ बने तो ज़्यादा खर्चा तो नहीं हुआ? नहीं, मेरे कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई स्पेशल फंड के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, जो फंड्स वही होते हैं। और बाकी आप ताल्लुकात आपके होते हैं। देखिए उस ज़माने में भी चैनल्स आपको पूरी तहरीक जो है चीफ जस्टिस के रेस्टोरेशन की मीडिया चला रहा था और चलाता रहा, तो उस पर क्या हुआ सिवाय इसके कि कुछ एंकर्स पर पाबंदी लगी या कुछ हुआ, लेकिन दे केम बैक। और जब उन पर पाबंदी लगाई गई थी तो उस वक्त आपका क्या मौक़िफ़ था? मैं तो उसके ख़िलाफ़ था, बदकिस्मती से बेबस थे। लेकिन हाँ, चूँकि मैं देखिए, मैं समझता हूँ कि उस वक्त के वज़ीर और मैं, हम दोनों उसके हक़ में नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो फ़ैसला किया गया और बाद में जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, ना मुशर्रफ साहब के लिए सही हुआ, ना मीडिया के लिए सही हुआ, ना मुल्क के लिए सही हुआ। एक इतना अच्छा काम करने के बाद, मीडिया को आज़ादी देने के बाद ये जो कुछ हुआ आखिरी दिनों में, वो इट लेफ्ट ए बैड टेस्ट इन द माउथ। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर महमूद साहब, वक्त नहीं उसको वक्त लेने का अपना गिरेबान में। आज हमने न सिर्फ अपने गिरेबान में झांका बल्कि हुकूमत की वजारत इत्तलात की जेबों को टटोलने की कोशिश भी की। खुफिया फ़ंड की बात हुई, खसूसी पब्लिसिटी फ़ंड की भी बात हुई जिसका ऑडिट नहीं होता। और ये भी सैयद अनवर महमूद साहब ने बताया कि जो गैर मुल्की दौरे करते हैं सहाफ़ी, वो भी उनके अखराजात ज़्यादातर खुफिया फ़ंड के ज़रिए ही किए जाते हैं। और बड़े बड़े नाम हैं जिन सहाफ़ी ने गैर मुल्की दौरे किए और बकौल इनके कुछ सहाफ़ियों को ये पता होता है कि खुफिया फ़ंड से ही अखराजात किए जा रहे हैं। थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकते हुए आपको बताते चलूँ, मैं ख़ुद भी जब NNI में 1997 में NNI में जब मैं काम करता था, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ गैर मुल्की दौरा किया और उस दौरान उसी तरीके से डेली अलाउंस भी वसूल किया जिस तरह आज तक दूसरे सहाफ़ी भी वसूल करते आए हैं। और इसी तरह PTV में भी एक सरकारी मीडिया के रिपोर्टर के तौर पे ज़रूर दौरा किया UK का जनरल मुशर्रफ के साथ, जिस दौरान फिर DA ज़रूर मिला। यह था हमारा आज का प्रोग्राम अपना गिरेबान। और इस प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई राय या तजवीज़ आप देना चाहें तो ज़रूर दें। हमारा ईमेल, फेसबुक और ट्विटर एड्रेस नोट फरमा लें और हमें मदद कीजिए अपने गिरेबान में झांकने के लिए। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।